जय हिंद। पीसेस मेकर ऑफिशियल यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। तो देखिए फ्रेंड्स, हम लोग आज से एक नया सीरीज़ का आगाज़ किए हैं। देखिए, ये ज्ञान बिंदु जीएस एकेडमी की तरफ से बिहार दरोगा पीटी के लिए होमवर्क सीरीज को लॉन्च किया गया है फ्रेंड्स। तो प्लीज़ आप लोग इस वीडियो को जरूर देखिएगा फ्रेंड्स। और जो भी अगर आपका होमवर्क रहेगा, मैं आपके इस यूट्यूब चैनल पे और आपके टेलीग्राम पे मैं होमवर्क जो रहेगा डेली का मैं उसको अपलोड कर दूंगा। तो प्लीज़ आप टेलीग्राम से जुड़ जाइएगा, क्योंकि नीचे के दिए गए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम का लिंक है। इससे आप ज्वाइन होकर आप टेलीग्राम से भी ज्वाइन हो सकते हैं। और देखिए, आपको डेली होमवर्क दिया जाएगा और होमवर्क में आपको डे 1, आज फ्रेंड्स आपका डे 1 है, मतलब इसी डेट से आपको अल्टरनेट टेस्ट सीरीज होता है। डे 1 में होता है आपका जीके जीएस का और डे 2 में होता है आपका साइंस का। तो ये भी ध्यान रखिएगा कि डे 1 में क्या होगा, डे 2 में क्या होगा, ठीक है। और देखिए, आज डेट आप देख रहे हैं 20/1/2025, ये आज ही का टेस्ट है। तो देखिए, यहाँ पे आपको एक चीज़ दिख रहा होगा फ्रेंड्स कि यहाँ पे आपको क्वेश्चन है और इसमें आपको आंसर खुद से लिखना है। तो देखिए, मैं इसका पीडीएफ भी आपके अपने टेलीग्राम पीसीएस मेकर चैनल पे अपलोड कर दूंगा। और फ्रेंड्स, बहुत दिनों के बाद हम आपसे फिर से कनेक्ट हुए हैं, तो प्लीज़ आप इस वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक जरूर देखिएगा। और डेली वीडियो मैं आप लोगों के लिए लाऊंगा मंडे टू फ्राइडे। याद रखिएगा, मंडे टू फ्राइडे आप लोगों को ये वीडियो प्रोवाइड होगा आपके अपने यूट्यूब चैनल पीसीएस मेकर पे, तो उसे देखना ना भूले। तो देखिए फ्रेंड्स, आज का हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है। देखिए, क्वेश्चन ऐसे टेस्ट में दिया जाएगा कि बिहार में जब पहली बार राष्ट्रपति शासन लागू हुआ था तो उस समय बिहार के मुख्यमंत्री कौन थे। देखिए, अगर हम बात करते हैं कि राष्ट्रपति शासन की, देखिए राष्ट्रपति शासन ना राज्य में जो लगाते हैं वो राष्ट्रपति शासन अनुच्छेद 356 के तहत लगाते हैं। याद रखिएगा, 356 के तहत राज्य में राष्ट्रपति शासन लगाते हैं। और याद रखिए, अनुच्छेद 365 के तहत भी राज्य में जो है वो राष्ट्रपति शासन लगता है। तो दोनों याद रखिएगा, अनुच्छेद 356 और 365। अब देखिए, 356 कब लगेगा, तो यदि किसी राज्य में संविधान अगर विफल हो जाए ना, तो अनुच्छेद 356 के तहत राष्ट्रपति के द्वारा राज्य में राष्ट्रपति शासन लागू होता है। और एक और है आपका अनुच्छेद 365, अगर राज्य केंद्र सरकार के द्वारा दिए गए निर्देश का पालन नहीं करता है तो राज्य में राष्ट्रपति के द्वारा अनुच्छेद 365 के तहत ये क्या होता है कि ये राष्ट्रपति शासन लागू हो जाता है। तो ये ध्यान रखिएगा, थोड़ा सा ये बेसिक नॉलेज था। अब देखिए, अगर हम बात करते हैं क्या राष्ट्रपति शासन की, तो प्रथम बार जो राष्ट्रपति जो शासन लागू हुआ था वो पंजाब में हुआ था। प्रथम राज्य कौन है, तो याद रखिएगा पंजाब में हुआ था प्रथम बार राष्ट्रपति शासन। ये कब लागू हुआ था, तो 1951 में, 1951 में, ये ध्यान रखिएगा। अब आते हैं टू द पॉइंट पे। देखिए, बिहार में पहली बार जब राष्ट्रपति शासन लागू हुआ था ना, तो बिहार के मुख्यमंत्री कौन थे। तो देखिए, सबसे पहले अगर हम बात करते हैं कि बिहार में सबसे पहले जो राष्ट्रपति शासन लागू हुआ था 1968 में, 1968 में लागू हुआ था। और अभी तक बिहार में 8 बार राष्ट्रपति शासन लागू हो चुका है। ध्यान रखिएगा। अगर हम बात करते हैं क्रम की, तो ध्यान रखिएगा, मैं आपको क्रम लिख रहा हूं, अगर आप कहीं नोट डाउन करना चाहते हैं तो नोट डाउन कर सकते हैं। पहला आपको लगा था 1968 में, 1968 में, दूसरा 1969 में, तीसरा लगा था 1972 में, चौथा लगा था आपको 1977 में, पांचवा लगा था आपका 1980 में, और छठा लगा था आपका 1995 में, और सातवां लगा था 2005 में। ये ध्यान रखिएगा, ठीक है ना। यानी कि 8 टोटल लगा। 1968 याद रखिएगा, 1969 याद रखिएगा, ठीक है, 1968, 1969, 1972, 1970, 1980, 1995 और 2005 अंतिम जो लगा था फ्रेंड्स वो 2005 में लगा था राष्ट्रपति शासन। तो एक क्वेश्चन यहाँ से बन सकता है कि अंतिम बार बिहार में राष्ट्रपति शासन कब लगा था, तो 2005 में। ये ध्यान रखिएगा। अब देखिए, अगर बात करते हैं कि अगर जो प्रथम बार जो बिहार में जो राष्ट्रपति शासन जो लगा था उस समय बिहार के मुख्यमंत्री कौन थे, तो ये याद रखिएगा, उनका नाम है भोला पासवान शास्त्री। याद रखिए फ्रेंड्स, भोला पासवान और क्या है उनका नाम, शास्त्री है, जो उस समय क्या थे, तो उस समय बिहार के मुख्यमंत्री थे। अगर हम बात करते हैं उस समय राज्यपाल कौन थे, तो ये ध्यान रखिएगा फ्रेंड्स, राज्यपाल की बात करें तो राज्यपाल थे नित्यानंद कानूनगो थे उस समय। कानूनगो थे, क्या थे, तो उस समय राज्यपाल थे। तो ये ध्यान रखिए, इतना बेसिक था जो आपके एग्जाम में यहाँ से क्वेश्चन बनने की संभावना है। अगला क्वेश्चन 2 नंबर कि सिंधु तथा सतलज नदी के मध्य हिमालय जाना जाता है। देखिए, अगर हम बात करते हैं कि सिंधु और सतलज के बीच जो ये जो आपका जो नदी जो जाना जाता है वो उसका नाम है पंजाब। याद रखिए, पंजाब हिमालय जो है वो क्या है कि सिंधु और सतलज नदी के मध्य कौन सा हिमालय, तो पंजाब हिमालय है। याद रखिएगा, जिसकी ऊंचाई कितनी है, 560 किलोमीटर, या इसकी लंबाई कितनी है, 560 किलोमीटर इसकी लंबाई है, ठीक है, ये भी ध्यान रखिएगा। अब देखिए, यहाँ पे अगर हम बात करते हैं हिमालय की, तो हिमालय को ना 4 वर्गों में कौन बांटा है, तो सर सिडनी बुर्राड। याद रखिए, सर सिडनी बुर्राड ने क्या हुआ था कि हिमालय को 4 वर्गों में बांटा है। ध्यान रखिएगा, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं 3 नंबर। 1809 ईस्वी में फारसी में गिफ्ट टू
मोनोथिस्ट किसने लिखी है? देखिए अगर हम बात करते हैं क्या कि गिफ्ट टू मोनोथिस्ट का मतलब क्या होता है, तो इसका मतलब होता है एकस्वरवादियों को उपहार। एकस्वरवादियों का उपहार इसका हिंदी में अनुवाद होता है। ठीक है, ध्यान रखिएगा। देखिए ये जो है वो किसके द्वारा लिखा गया है, तो राजा राम मोहन राय के द्वारा लिखा गया है। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन है 4 नंबर कि महात्मा गांधी ने हिंद स्वराज की रचना मूल रूप से किस भाषा में की है? तो देखिए महात्मा गांधी ने हिंद स्वराज की जो रचना है ना, वो देखिए महात्मा गांधी ऑलरेडी गुजरात के थे, इसलिए उन्होंने गुजराती में इसकी रचना की थी। अगला आपका 5 नंबर के प्रोटेम स्पीकर की नियुक्ति कौन करता है? देखिए अगर हम बात करते हैं प्रोटेम स्पीकर की, तो देखिए प्रोटेम स्पीकर का काम क्या होता है, तो जो लोकसभा के जो नवनिर्वाचित सदस्य होते हैं ना, उसको शपथ दिलवाना होता है। कोई भी लोकसभा के अगर जो नया सदस्य है, लोकसभा के नवनिर्वाचित सदस्य है, उसको शपथ दिलाने का काम किसका है, तो प्रोटेम स्पीकर का है। और याद रखिए प्रोटेम स्पीकर की नियुक्ति कौन करता है, तो याद रखिएगा प्रोटेम स्पीकर की नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा किया जाता है। तो देखिए फ्रेंड्स, आप अपने मन में सोचिए कि इसका आंसर आपको पता है कि नहीं है। तो प्लीज आप इसका आंसर जानने के लिए इस वीडियो को शुरू से लेकर अंत जरूर देखिएगा। और देखिए हम लोग का टारगेट क्या है, 75 क्वेश्चन। ठीक है, 75 क्वेश्चन डे 1 में, यानी कि डेली आपको 75 क्वेश्चन दिया जाएगा मंडे टू फ्राइडे। आप प्लीज पीसीएस मेकर के यूट्यूब चैनल से जुड़ जाइए। आपको डेली होमवर्क सीरीज आपको दिया जाएगा और ये आपको डेली अपलोड किया जाएगा। तो प्लीज पीसीएस मेकर चैनल से आप जरूर जुड़ जाइएगा फ्रेंड्स। ठीक है, और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। चलिए नेक्स्ट है आपका कि दुग्धधारा एवं कपिलधारा जलप्रपात किस नदी पर है? देखिए अगर हम बात करते हैं कि दुग्धधारा, तो देखिए दुग्धधारा और कपिलधारा जो जलप्रपात है ना, ये नर्मदा नदी पे है। नर्मदा, याद रखिएगा नर्मदा नदी पर स्थित है। और नर्मदा नदी मध्य प्रदेश में, आपको पता है कि नर्मदा नदी मध्य प्रदेश में है। और ये जो कहाँ पे है, तो याद रखिए मध्य प्रदेश में। और नर्मदा नदी जो है ना, वह मध्य प्रदेश की अमरकंटक नदी से निकलती है, ये भी ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन है आपका कि आंख में प्रवेश करने वाले प्रकाश की मात्रा को कौन नियंत्रित करता है? तो याद रखिएगा ये करता है आइरिस। आइरिस जो है वह क्या करता है कि आंख में प्रवेश करने वाले प्रकाश की मात्रा को नियंत्रित करता है। 8 नंबर है कि किस अनुच्छेद के तहत राष्ट्रपति प्रधानमंत्री की सलाह से लोकसभा भंग कर सकता है? तो देखिए फ्रेंड्स, इसका राइट आंसर हो जाएगा कि लोकसभा भंग कर सकता है, यानी कि किस अनुच्छेद के तहत राष्ट्रपति प्रधानमंत्री की सलाह से लोकसभा भंग कर सकता है, किस अनुच्छेद के तहत? देखिए अनुच्छेद 85 याद रखिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अनुच्छेद 85, अनुच्छेद 85 के तहत राष्ट्रपति जो है वो प्रधानमंत्री की सलाह से लोकसभा को भंग कर सकता है। और अनुच्छेद 85 यानी कि 85 में यह भी कहा गया है कि राष्ट्रपति संसद के सदनों को आहूत, सत्रावसान और विघटन कर सकता है। तीनों राष्ट्रपति करते हैं, ध्यान रखिएगा। तीनों कौन करते हैं? राष्ट्रपति करते हैं, ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन आपका इसरो। इसरो का गठन कब किया गया? देखिए अगर हम बात करते हैं इसरो की, तो इसरो का गठन हुआ था 15 अगस्त 1969 को इसरो का गठन हुआ था। और याद रखिएगा डीआरडीओ की, तो डीआरडीओ का गठन हुआ था 1 जनवरी 1958 को। डीआरडीओ गठन 1958 को। और 1958 से याद रखिए नासा का भी गठन कब हुआ था, तो 1958, नेशनल एरोनॉटिक्स एंड स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन, ये ध्यान रखिएगा। ठीक है, इसरो को तो पता है आपका इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, अब देखिए फ्रेंड्स, अगर बात करते हैं इसरो का गठन, इसके भी वर्तमान में भी नए अध्यक्ष इनको बनाया गया था। डॉक्टर, याद रखिएगा कि इनके अध्यक्ष है डॉक्टर वी नारायण। डॉक्टर वी नारायण क्या है, इसके वर्तमान में अध्यक्ष बनाया गया है इसरो के। अगला क्वेश्चन है कि घुड़सवारी के मैदान को कहते हैं। देखिए घुड़सवारी के मैदान को क्या कहते हैं, तो घुड़सवारी के मैदान को एरीना कहते हैं, एरीना, ध्यान रखिएगा, इसको नोट डाउन कर लीजिए। देखिए ऐसे ही इस बार इस सीरीज़ को, होमवर्क सीरीज़ को फ्रेंड्स स्टार्ट किया गया है। आई थिंक मेरे अंदाज से ये बहुत अच्छा सीरीज़ है, क्योंकि देखिए अगर आपको ऑप्शन दिखता है ना, तो आपको एग्जाम में कन्फ्यूजन हो जाता है। अगर आप ऐसे पढ़िएगा, डायरेक्टली आप आंसर को लिखते हैं, तो बहुत सारा चीज़ याद होता है। फ्रेंड प्लीज़ आप इसको, मैं पीडीएफ भेज दूंगा, आप पीडीएफ को क्या कीजिए, आप निकलवा लीजिए। मैं इसको परचेज करके आप लोगों के लिए बता रहा हूँ, तो प्लीज़ आप इसका पीडीएफ निकाल लीजिएगा। और पीडीएफ निकालने के बाद जो मैं आपको आंसर बता रहा हूँ या एक्स्ट्रा फैक्ट भी बता रहा हूँ, तो प्लीज़ आप उसे नोट डाउन जरूर कीजिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा कि एरीना हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पे नेक्स्ट है कि विश्व शिक्षक दिवस कब मनाया जाता है। देखिए विश्व शिक्षक दिवस की बात करते हैं तो ये 5 अक्टूबर को हम लोग मनाते हैं विश्व शिक्षक दिवस। और राष्ट्रीय शिक्षक दिवस जो मनाते हैं वो 5 सितंबर को मनाते हैं, 5 सितंबर को। ठीक है, अगला क्वेश्चन नेक्स्ट है कि राष्ट्रपति द्वारा लोकसभा एवं राज्यसभा में कुल कितने सदस्यों को मनोनीत करते हैं। देखिए अगर हम बात करते हैं ना, मैं आपको यहाँ पे क्लियर कर देता हूँ। देखिए राष्ट्रपति द्वारा लोकसभा में ना 2 सदस्य को मनोनीत करते हैं और राज्यसभा में 12 सदस्य को मनोनीत करते हैं। ठीक है, अब देखिए 2 सदस्य कौन होते हैं, जो लोकसभा में जो 2 सदस्य को जो राष्ट्रपति मनोनीत करते हैं वो आंग्ल भारतीय, वो क्या होते हैं, तो आंग्ल भारतीय। आंग्ल भारतीय कहने का मतलब क्या कि जिसकी माँ क्या हो, भारत की हो, और उसके पिताजी ब्रिटेन के हो, अगर उसको क्या कहते हैं, आंग्ल भारतीय। जो उनके जो बच्चे होते हैं वो क्या होते हैं, भारतीय, उसको आंग्ल भारतीय कहते हैं। तो याद रखिएगा इनको लोकसभा में 2 आंग्ल भारतीय को मनोनीत करते हैं राष्ट्रपति, और राज्यसभा में 12 सदस्यों को राष्ट्रपति क्या करते हैं, मनोनीत करते हैं।
और याद रखिएगा ये राज्यसभा में जो 12 सदस्य को जो मनोनीत करती है अनुच्छेद 80 के क्लाउज 3 के तहत, याद रखिए अनुच्छेद 80 के क्लाउज 3 के तहत ये राज्यसभा में मनोनीत करते हैं 12 सदस्य को राष्ट्रपति। अब देखिए अगर हम बात करते हैं, एक पॉइंट यहाँ पे याद रखिएगा, 104वां संविधान संशोधन, 104वां संविधान संशोधन हुआ था, उसमें क्या हुआ था कि राष्ट्रपति 2 आंग्ल भारतीयों को समाप्त कर दिया, मतलब कि राष्ट्रपति जो 2 आंग्ल भारतीयों को जो मनोनीत करते थे लोकसभा में, उसको क्या हो गया, समाप्त हो गया 104वें संविधान संशोधन के तहत। तो फ्रेंड्स आप लोग कमेंट करके बताइएगा कि जो 104वां संविधान संशोधन हुआ था वो कब हुआ था, प्लीज़ आप लोग कमेंट जरूर कीजिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो देखिए यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा ना फ्रेंड्स। अब देखिए लोकसभा के 2 और राज्यसभा के 12, तो 12 2 14 हो जाएगा, ठीक है ना। 14 तो मैं आपको आंसर बता दिया हूँ, लेकिन आप ध्यान रखिएगा ऑप्शन के अकॉर्डिंग क्या होगा। यहाँ पे मैं 14 बता दिया हूँ, 104वां संविधान संशोधन तो 2 को समाप्त कर दिया है, लेकिन ये याद रखिएगा 14, ठीक है। अगला क्वेश्चन, केंद्रीय मगरमच्छ प्रजनन एवं प्रबंधन प्रशिक्षण संस्था कहाँ स्थित है, तो ये आपका हैदराबाद में स्थित है, हैदराबाद याद रखिएगा, हैदराबाद में यहाँ स्थित है। अगला क्वेश्चन है, किस रंग के प्रकाश का प्रकीर्णन न्यूनतम होता है, तो आपको पता है जो लाल रंग का प्रकाश का प्रकीर्णन होता है वो न्यूनतम होता है, और अधिक किसका होता है, तो अधिक होता है बैंगनी रंग का। अगला क्वेश्चन है आपका, स्विट्जरलैंड की मुद्रा क्या है, तो याद रखिए फ्रैंक। स्विट्जरलैंड की मुद्रा क्या है फ्रेंड्स, तो इसका है फ्रैंक है इसकी मुद्रा, ठीक है। और याद रखिए स्विट्जरलैंड एक ऐसा देश है जहाँ पे प्रत्यक्ष लोकतंत्र है, प्रत्यक्ष लोकतंत्र, ये भी याद रखिएगा। 17 नंबर की, भारत के पूर्वोत्तर के अंतर्गत कितने राज्य आते हैं। देखिए भारत के पूर्वोत्तर की अगर हम बात करते हैं कि भारत के पूर्वोत्तर के अंतर्गत जो है ना फ्रेंड्स वो 8 राज्य आते हैं, 8 राज्य। 8 राज्य में आपका हो जाएगा 7 आपका 7 सिस्टर हो जाएगा और 1 आपका हो जाएगा सिक्किम, ठीक है। 7 आपका 7 सिस्टर और 1 हो जाएगा सिक्किम। तो याद रखिए पूर्वोत्तर के अंतर्गत 8 राज्य आते हैं। अगला क्वेश्चन है क्या कि खंबात, यहाँ पे संबा, सॉरी मिस्टेक है, यहाँ पे खंबात हो जाएगा फ्रेंड्स, खंबात खाड़ी किन 2 स्थानों के बीच अवस्थित है। देखिए खंबात खाड़ी जो है ना वो आपके दमन, याद रखिए दमन एवं दीव के मध्य स्थित है, दमन एवं दीव के मध्य क्या है, तो खंबात की खाड़ी स्थित है। 19 नंबर है क्या कि भारत के किन राज्यों की समुद्री तटरेखा सबसे लंबी है। देखिए अगर हम बात करते हैं ना कि भारत में ना 9 ऐसे राज्य हैं, 9 ऐसे राज्य हैं जहाँ पे क्या है कि समुद्री तटरेखा से सटे हुए 9 राज्य। अगर हम बात करते हैं सबसे लंबी की, तो सबसे लंबी जो है आपका वो गुजरात है, गुजरात सबसे लंबी है गुजरात। और सबसे छोटी समुद्री जो समुद्र तट से सटा हुआ है वो क्या है, तो गोवा। सबसे छोटा कौन है, तो गोवा। सबसे लंबा क्या है, तो गुजरात। अगला क्वेश्चन नेक्स्ट है आपका 20 नंबर कि भारतीय मानक समय कितने राज्यों से होकर गुजरती है। देखिए अगर हम बात करते हैं कि भारतीय मानक समय होता क्या है, तो ये 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर, ये भारतीय मानक समय रेखा इसे कहते हैं। और याद रखिएगा भारतीय मानक समय रेखा जो है वह 5 राज्यों से होकर गुजरती है। इसका ट्रिक याद रखिएगा, मौका, MOUCA, मौका बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर एम से बात करें तो मध्य प्रदेश, ओ से बात करें तो उड़ीसा, यू से बात करें तो उत्तर प्रदेश, यूपी, सी से बात करें छत्तीसगढ़ और ए से बात करें तो आंध्र प्रदेश। यानी कि 5 राज्यों से होकर भारतीय मानक समय जो है वो 5 राज्यों से होकर गुजरती है। नेक्स्ट है कि 6 डिग्री चैनल किसके बीच है। देखिए 6 डिग्री चैनल जो है ना वो आपका ग्रेट, याद रखिएगा ग्रेट निकोबार, ग्रेट निकोबार और ग्रेट निकोबार को सुमात्रा, ध्यान रखिएगा ग्रेट निकोबार को सुमात्रा से अलग करता है ये 6 डिग्री चैनल। याद रखिए सुमात्रा जो है आपका कहाँ है, तो इंडोनेशिया में है। ग्रेट निकोबार ये भारत में, ग्रेट निकोबार को सुमात्रा अलग करता है 6 डिग्री चैनल, ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन है कि भारत का औसत समुद्र तल का मापन कहाँ से किया जाता है। देखिए भारत का जो औसत समुद्र तल का जो मापन होता है ना चेन्नई से किया जाता है, चेन्नई से, ध्यान रखिए कहाँ से, तो चेन्नई से किया जाता है भारत का औसत समुद्र तल का मापन। अगला 23 नंबर की, अगर 0 डिग्री देशांतर रेखा पर दिन का 12 बज रहा है तो 100 डिग्री पूर्वी देशांतर पर समय क्या होगा। देखिए अगर हम बात करते हैं क्या कि देशांतर रेखा में ना आपको 360 डिग्री मतलब 360 देशांतर रेखा होता है, ये ध्यान रखिएगा, ठीक है। और एक देशांतर में जो होता है वो 4 मिनट होता है, ये भी आप याद रखिएगा। तो अगर बात करते हैं यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा 6:40 क्या हो जाएगा आपका, शाम बोलिए या रात बोलिए, इसको हम लोग बोल सकते हैं 6:40 शाम, ठीक है। 24 नंबर है क्या कि संपूर्ण पृथ्वी को कितने अक्षांश रेखाओं में बांटा गया है। तो देखिए संपूर्ण पृथ्वी को जो अगर हम बात करते हैं वो कितने अक्षांश रेखाओं में बांटा गया है, तो ये बांटा गया है आपको कि 189, या अगर ऑप्शन में 189 न रहे, सॉरी 179 अगर न रहे तो 180 उसमें टिक कीजिएगा। 179, 179 या 180 आप इसको टिक कर सकते हैं, ठीक है। तो ये भी ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन अगर हम बात करते हैं क्या कि विश्व मानचित्र पर सर्वप्रथम भारत को किसने दर्शाया। देखिए अगर हम बात करते हैं कि विश्व मानचित्र पर सर्वप्रथम जो भारत को दर्शाया था वो टॉलमी ने, टॉलमी याद रखिए किसने दर्शाया था, टॉलमी ने क्या हुआ था कि इसको दर्शाया था, सर्वप्रथम भारत को दर्शाया था मानचित्र पर टॉलमी ने।
26 नंबर है क्या कि भारत के कितने राज्य कर्क रेखा के उत्तर में स्थित है। देखिए अगर हम बात करते हैं सबसे पहले कि भारत में जो 8 राज्य है वो 8 राज्य जो है वो कर्क रेखा में, 8 राज्य जो है वह कर्क रेखा में क्या में गुजरती है। उसमें से अगर हम बात करते हैं क्या कि इसका एक ट्रिक याद रखिएगा, क्योंकि क्रम कभी कभी एग्जाम में आ जाता है, क्रम याद रखिएगा, ये लिख लीजिएगा। फिर देखिए क्रम इसको लिख लीजिएगा, क्रम इसका क्रम है कि गरम, याद रखिए गरम झाछ, गरम जो छाछ जो होता है, गरम जो होता है, गरम झाछ पी तृप्ति मिलेगी। तो देखिए ग से क्या हो जाएगा गुजरात, र से राजस्थान, म से मध्य प्रदेश हो गया, छत्तीसगढ़, झारखंड, ठीक है, पश्चिम बंगाल और त्रिपुरा। तो इस प्रकार से आप ऐसे क्या कीजिएगा, इसको याद रखिएगा कि 8 राज्यों से होकर गुजरती है। ऐसे अगर आपका ट्रिक है कि मित्र पर गमछा झाड़, तो आप ऐसे भी याद कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पे देखिए क्वेश्चन फ्रेंड्स आपको ये पूछा जा रहा है कि भारत के कितने राज्य कर्क रेखा के उत्तर में स्थित है, उत्तर पूछा जा रहा है। तो याद रखिएगा भारत के जो 12 राज्य है, 12 राज्य, भारत के 12 राज्य जो है वह कर्क रेखा के उत्तर में स्थित है। नाम इसको नोट डाउन कर लीजिए, हिमाचल प्रदेश, पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, बिहार, सिक्किम, आंध्र प्रदेश, असम, मेघालय, नागालैंड और मणिपुर। याद रखिएगा कि 12 ऐसे राज्य हैं जो कर्क रेखा के उत्तर में स्थित है। और याद रखिए कर्क रेखा जो है, कर्क रेखा से 8 राज्य होते होकर इससे गुजरती है, ये भी ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन आपका 27 नंबर कि कर्क रेखा एवं 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर रेखा एक दूसरे को किस राज्य में प्रतिच्छेदित करती है। तो किस राज्य में करती है, तो याद रखिएगा ये जो है आपका छत्तीसगढ़, याद रखिएगा फ्रेंड्स ये छत्तीसगढ़ में क्या है कि इसको प्रतिच्छेदित करती है। 28 नंबर की भारतीय उपमहाद्वीप में कितने देश है। देखिए भारतीय उपमहाद्वीप में जो है वो आपके 5 देश है, 5 देश, याद रखिए कितने देश है, तो 5 देश है। भारतीय उपमहाद्वीप में कितने देश है, 5 देश है। नेक्स्ट आपका 29 नंबर क्वेश्चन कि भारत के कितने ऐसे राज्य हैं जिनकी सीमा अंतर्राष्ट्रीय सीमा को स्पर्श नहीं करती है। अब देखिए अगर हम बात करते हैं क्या कि जो 12 ऐसे राज्य, याद रखिएगा कि 12 ऐसे राज्य हैं जिनकी सीमा अंतर्राष्ट्रीय सीमा से स्पर्श नहीं करती है, और 16 राज्य है जो मतलब कि जो अंतर्राष्ट्रीय सीमा को स्पर्श करती है, ये भी याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है 30 नंबर कि तमिलनाडु के कन्याकुमारी से कृष्णा नदी डेल्टा तक के तट को क्या कहते हैं। तो इसको कहते हैं कोरोमंडल तट, याद रखिएगा कोरोमंडल तट कहते हैं, कोरोमंडल तट। याद रखिएगा भारत में जो शीत ऋतु में जो वर्षा होती है ना, ये इसी तट पर होती है, कोरोमंडल तट पर ही होती है। ये एक्स्ट्रा फैक्ट याद रखिए। 31 नंबर क्वेश्चन है क्या कि सहकारी क्षेत्र के विकास के लिए किस वर्ष सहकारिता मंत्रालय की स्थापना की गई है। तो याद रखिएगा 2021 में, ये 2021 में क्या हुआ था कि सहकारी क्षेत्र के विकास के लिए सहकारिता मंत्रालय की स्थापना 2021 में की गई थी। अगला है 32 नंबर की 2001 से 2011 के बीच भारत की जनसंख्या में कितनी प्रतिशत की वृद्धि हुई है। तो देखिए 2001 से 2011 के बीच में ना भारत के जनसंख्या में 17.64% की वृद्धि देखी गई है। 33 नंबर की केंद्रीय महिला एवं बाल विकास मंत्री श्रीमती अन्नपूर्णा देवी, यहाँ से क्वेश्चन ऑलरेडी बन रहा है कि केंद्रीय महिला एवं बाल विकास मंत्री कौन है, तो श्रीमती अन्नपूर्णा देवी ने बाल विवाह मुक्त भारत राष्ट्रीय अभियान का शुभारंभ कहाँ से किया है। तो याद रखिएगा ये जो डेट याद रखिएगा 25 नवंबर, डेट याद रखिएगा 25 नवंबर 2024 को न्यू दिल्ली से किया है, न्यू दिल्ली से, ध्यान रखिए कहाँ से, तो न्यू दिल्ली से किया है। अगला 34 नंबर की अंतर्राष्ट्रीय महिला विरोधी हिंसा उन्मूलन दिवस कब मनाया जाता है। तो देखिए अंतर्राष्ट्रीय महिला विरोधी हिंसा दिवस जो है ना वो 25 नवंबर को मनाते हैं, 25 नवंबर को। अगला है 35 नंबर की प्रधानमंत्री जनधन योजना का शुभारंभ कब किया गया है। देखिए अगर हम बात करते हैं कि अभी हाल ही में प्रधानमंत्री के जनधन योजना का 10 वर्ष हो गया है, तो ये इस क्वेश्चन यहाँ से बन सकता है। तो याद रखिएगा ये इसका प्रारंभ किया गया 28 अगस्त 2014 को, यानी कि 2024 में ये 10 साल हो चुका है, इसलिए क्वेश्चन यहाँ से बनने की संभावना है, तो ध्यान रखिएगा। 36 नंबर है क्या कि केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय की ओर से जारी राष्ट्रीय परिवार और स्वास्थ्य सर्वेक्षण के आंकड़े के अनुसार याद के अनुसार किस राज्य में बाल विवाह सबसे अधिक प्रचलित है। देखिए अगर हम बात करते हैं कि सबसे ज़्यादा जो बाल विवाह जो है ना फ्रेंड्स वो क्या है, तो पश्चिम बंगाल में, पश्चिम बंगाल में सबसे ज़्यादा बाल विवाह होता है। उसका रेशियो है, याद रखिएगा रेशियो में बताता हूँ 41.6% सबसे ज़्यादा पश्चिम बंगाल में हो रही है बाल विवाह। उसके बाद अपना बिहार दूसरे स्थान पर आता है, बिहार में जो है वो 40.8% बाल विवाह यहाँ पर होती है, ये भी ध्यान रखिएगा। ग्लोबल गर्लहुड रिपोर्ट कौन जारी करता है। तो याद रखिएगा ये जारी करता है सेव द चिल्ड्रेन रिपोर्ट, ये जारी करता है ग्लोबल गर्लहुड रिपोर्ट। अगला क्वेश्चन है आपका 38 नंबर की देश में जन्म हुए मृत्यु रजिस्ट्रीकरण अधिनियम कब पारित हुआ। तो याद रखिएगा कि देश में जन्म एवं मृत्यु रजिस्ट्रीकरण जो अधिनियम पारित हुआ था वो 1969 में 1969 में पारित किया गया था।
अगला क्वेश्चन है आपका 39 नंबर की, स्वतंत्र भारत की पहली जनगणना कब हुई थी। देखिए ये स्वतंत्र भारत की पूछा जा रहा है, तो स्वतंत्र भारत की पहली जनगणना हुई थी 1951 में। 1951 में स्वतंत्र भारत की पहली जनगणना हुई थी, लेकिन पहली बार जो जनगणना हुई थी वो कब हुई थी, तो 1872 में लॉर्ड मेयो के शासन काल में। अगला 40 नंबर की, भारत में सबसे कम आबादी वाला केंद्र शासित प्रदेश कौन सा है। तो याद रखिएगा सबसे कम केंद्र शासित मतलब आबादी वाला जो केंद्र शासित प्रदेश है वो आपका है लक्षद्वीप, और सबसे अधिक कहाँ है, तो दिल्ली में है। सबसे अधिक अधिक जो है वो आपके केंद्र शासित प्रदेश वाला आबादी वाला केंद्र शासित प्रदेश कौन है, तो दिल्ली है। अगला है 41 नंबर की, भारत में सबसे अधिक वर्षों तक रहने वाला यूरोपीय कंपनी कौन है। देखिए अगर हम बात करते हैं सबसे अधिक, तो ये आपका पुर्तगाली याद रखिएगा। पुर्तगाली जो आपका ईस्ट इंडिया कंपनी है, पुर्तगाली ईस्ट इंडिया कंपनी है, जो आया तो 1498 में आया, लेकिन गया कब, तो 1961 में। यानी कि आया सबसे पहले और गया सबसे अंत में, क्योंकि आपको पता है कि 1961 तक गोवा और दमन और दीप को ये अपने अधीन में किए हुए था, तो याद रखिएगा। तो ये भी इसके तहत क्या हुआ था कि सबसे अधिक वर्षों तक रहने वाली यूरोपीय कंपनी का नाम क्या, तो पुर्तगाली ईस्ट इंडिया कंपनी। अगला आपका कि भारत में पुर्तगाली शक्ति का वास्तविक संस्थापक कौन था। तो देखिए अगर हम बात करते हैं क्या कि अल्बुकर्क की, तो याद रखिएगा अल्बुकर्क को ना भारत में पुर्तगाली शक्ति का वास्तविक संस्थापक कहा जाता है। और अल्बुकर्क जो है वायसराय जो पुर्तगाल का कब से कब तक था, तो 1509 से लेके 1515 तक था, ये ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन है आपका कि किस स्थान पर भारत में प्रथम नगर निगम स्थापित किया गया था। तो देखिए अगर हम बात करते हैं नगर निगम की, तो सबसे पहले जो नगर निगम की स्थापना जो किया गया था वो 1688 में किया गया था मद्रास में। 1688 में कहाँ किया गया था, मद्रास में किया गया था, मद्रास याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है 44 नंबर की, ईस्ट इंडिया कंपनी के किस अंग्रेज गवर्नर को औरंगजेब द्वारा भारत से निष्कासित कर दिया गया था। देखिए एक नाम है जॉन चाइल्ड, याद रखिएगा जॉन चाइल्ड। इसको चाइल्ड है, इसको बच्चा समझ के ऐसे समझिए याद करने का कि जॉन चाइल्ड को बच्चा समझ के क्या हुआ था कि औरंगजेब द्वारा इसे निष्कासित कर दिया गया था। तो ऐसे याद रखिए जॉन चाइल्ड को ये मनमानी करने लगा था, इसीलिए क्या हुआ था कि 1688 में औरंगजेब ने इसे निष्कासित कर दिया था। अगला आपका 45 नंबर की, वांडीवास का युद्ध कब हुआ था। देखिए वांडीवास का जो युद्ध हुआ था, ये डेट याद रखिएगा 22 जनवरी 1960 को वांडीवास का युद्ध हुआ था। और ये वांडीवास का जो युद्ध हुआ था ना वो याद रखिए ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी और फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी के बीच में हुआ था। और जो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी है जीत जाता है, फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी हार जाता है। और ऐसा कहा जाता है कि फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी का जो पतन है वह इसी युद्ध के बाद होने लगा था। अगला क्वेश्चन है आपका 47 नंबर की, अंग्रेजों ने किस मुगल बादशाह के समय पटना में अपनी व्यापारिक कोठी खोली थी। तो देखिए अगर हम बात करते हैं कि अंग्रेजों ने 1632 में पटना में अपना व्यापारिक कोठी खोली थी, और ये शाहजहां के समय खोली थी। शाहजहां के समय ये क्या होती है, शाहजहां के समय में खोली थी। अगला आपका 48 नंबर, कर्नाटक युद्ध किन किन के मध्य लड़ा गया था। देखिए अगर हम बात करते हैं कर्नाटक युद्ध जो है ना वह ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी और फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी के मध्य लड़ा गया था, ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन है आपका कि चोल का युद्ध कब हुआ था। देखिए अगर हम बात करते हैं क्या कि चोल का युद्ध कब हुआ था, तो देखिए चोल का युद्ध हुआ था 1508 ईस्वी में, ठीक है ना। और मिस्र और पुर्तगाल के बीच में हुआ था, याद रखिए मिस्र के और पुर्तगाल के साथ हुआ था, जिसमें से क्या हुआ था कि पुर्तगाल हार गया था। पहली बार कहा जाता है कि ये जो चोल का युद्ध हुआ था इसमें पुर्तगाल हार गया था, मिस्र से पहली बार ये हारा था, ध्यान रखिएगा 1508 ईस्वी में। अगला क्वेश्चन है आपका कि राजा राम मोहन राय का पूर्वगामी किसे कहा जाता है। तो याद रखिएगा राजा राम मोहन राय का पूर्वगामी जो कहा जाता है वह अल्बुकर्क को कहा जाता है, अल्बुकर्क को कहा जाता है राजा राम मोहन राय का पूर्वगामी। अगला क्वेश्चन है 51 नंबर की, भारतीय सेना ने 1961 ईस्वी में किस ऑपरेशन के तहत गोवा को पुर्तगालियों से मुक्त किया था। तो याद रखिएगा ऑपरेशन विजय के तहत जो 1961 में गोवा से क्या हुआ था, मतलब पुर्तगालियों से गोवा को छीना था भारत। अगला क्वेश्चन है 52 नंबर की, डच ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना कब हुई थी। तो याद रखिए 1602 में डच ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना हुई थी। 53 नंबर है कि सप्तवर्षीय युद्ध ब्रिटिश और फ्रांस के बीच कब हुई थी। तो याद रखिएगा कि सप्तवर्षीय युद्ध जो हुआ था वह ब्रिटिश और फ्रांस के बीच में 1756 से 1763 तक हुआ था। और याद रखिएगा और इसी के तहत 1763 में पेरिस की संधि के तहत इसको समाप्त किया गया था, ये भी ध्यान रखिएगा।
देखिए फ्रेंड्स, ये आपको मैं एक्स्ट्रा फैक्ट बता रहा हूँ, तो प्लीज़ आप इसे नोट डाउन जरूर कर लीजिए। देखिए आपको जब तक पीटी एग्जाम नहीं हो जाता है, मैं तब तक, क्योंकि अभी आपको 1800 प्लस वैकेंसीज आने वाली हैं दरोगा के लिए, तो प्लीज़ आप और भी एग्जाम के लिए, बिहार पुलिस की भी आ रही है, अब बिहार ड्राइवर का भी फॉर्म आ चुका है, तो उसके लिए आप प्रिपरेशन कर सकते हैं। लेकिन फ्रेंड देखिए, मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ कि बहुत सारे क्वेश्चन यहाँ से देखने को मिलेंगे। मैं मंडे टू फ्राइडे आप लोग के लिए वीडियो प्रोवाइड करूँगा, और प्लीज़ आप पीसीएस मेकर के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, टेलीग्राम से ज्वाइन हो जाइए। मैं पीडीएफ आपको होमवर्क में डेली मैं वहाँ पे आपको सेंड कर दूंगा फ्रेंड, तो प्लीज़ आप ज्वाइन जरूर हो जाइएगा, और हो सके तो इसका पीडीएफ निकाल के वहाँ पे आप आंसर लिख लीजिएगा, ठीक है, ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन आपका 54 नंबर, कि किसने ईस्ट इंडिया कंपनी के बारे में यह टिप्पणी की है कि कंपनी एक असंगति है, परंतु यह उस व्यवस्था का भाग है जहां सब कुछ ही असंगत है। तो किसने कहा था? तो ये कहा था, याद रखिएगा, लॉर्ड मैकाले। किसने कहा था? तो लॉर्ड मैकाले ने कहा था। लॉर्ड मैकाले, याद रखिएगा, लॉर्ड मैकाले। अगला क्वेश्चन है आपका 55 नंबर, कि अंग्रेजों द्वारा प्रथम मान्यता प्राप्त फैक्ट्री कहाँ खोली गई है? तो देखिए, अंग्रेजों के द्वारा ना प्रथम मान्यता प्राप्त फैक्ट्री जो है 1611 में आंध्र प्रदेश, याद रखिएगा, आंध्र प्रदेश के मसूलीपट्टनम में क्या होता कि खोली गई थी प्रथम फैक्ट्री, ये भी ध्यान रखिएगा। अगला 56 नंबर, किस अधिनियम द्वारा बंगाल के गवर्नर को बंगाल का गवर्नर जनरल पद नाम दिया गया? तो याद रखिएगा, ये जो है आपका 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के तहत क्या हुआ था कि बंगाल के गवर्नर को बंगाल का गवर्नर जनरल पद दिया गया। अगला नेक्स्ट है 57 नंबर, कि कंपनी के कर्मचारियों को बिना लाइसेंस प्राप्त किए निजी व्यापार करने तथा भारतीय लोगों से उपहार लेना प्रतिबंधित कर दिया गया। किस अधिनियम के तहत यह भी किया गया? 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट के तहत। अगला क्वेश्चन आपका, कि रेगुलेटिंग एक्ट 1773 में निहित कमियों को दूर करने के लिए ब्रिटिश संसद ने कौन सा एक्ट पारित किया? तो ये भी आपका जो है फ्रेंड्स, वो कौन सा एक्ट है? तो 1781 का एक्ट ऑफ सेटलमेंट। याद रखिएगा, 1781 के एक्ट ऑफ सेटलमेंट के तहत के निहित कमियों को दूर करने के लिए ब्रिटिश संसद के लिए जो आपका 1781 में एक्ट ऑफ सेटलमेंट को लाया गया, ध्यान रखिएगा। अगला है 59 नंबर, की किस एक्ट के तहत गवर्नर जनरल परिषद की संख्या 4 से घटाकर 3 कर दी गई थी? तो याद रखिएगा, 1784 का जो आपका पिट्स इंडिया एक्ट है, 1784 के पिट्स इंडिया एक्ट के तहत क्या हुआ था कि गवर्नर जनरल परिषद की संख्या 4 से घटाकर 3 कर दी गई थी। याद रखिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यहाँ से बहुत बार दरोगा में क्वेश्चन पूछा गया है। 60 नंबर क्वेश्चन है क्या, कि गवर्नर जनरल को वीटो शक्ति का अधिकार किस एक्ट के तहत दिया गया था? तो याद रखिएगा, जो गवर्नर जनरल के जो वीटो शक्ति का अधिकार जो है ना, वो 1786, याद रखिएगा, 1786 के अमेंडमेंट एक्ट, 1786 के अमेंडमेंट एक्ट के तहत क्या हुआ था कि वीटो शक्ति का अधिकार दिया गया था। अगला 61 नंबर, की किस अधिनियम के तहत कंपनी को भारत में व्यापार के एकाधिकार को अगले 20 वर्षों की अवधि के लिए बढ़ा दिया गया था? तो किस अधिनियम के तहत? तो याद रखिएगा कि 1793 के चार्टर एक्ट के तहत क्या हुआ था कि कंपनी को भारत में व्यापार के एकाधिकार को अगले 20 वर्षों की अवधि के लिए बढ़ा दिया गया था। कब? तो याद रखिएगा 1793 के चार्टर एक्ट के तहत। अगला क्वेश्चन है आपका, प्रथम विधि आयोग का गठन कब किया गया? देखिए, अगर हम बात करते हैं ना प्रथम विधि आयोग के गठन, तो ये किया गया था 1834 में। और जब प्रथम विधि आयोग का गठन हुआ था ना, तो इसके प्रथम अध्यक्ष थे लॉर्ड मैकाले। कौन थे? लॉर्ड मैकाले जो थे वो प्रथम विधि आयोग के अध्यक्ष थे। और देखिए फ्रेंड्स, मैंने बहुत सारे बिहार पुलिस, बिहार दरोगा का आपके पीसीएस मेकर चैनल के यूट्यूब पे प्लेलिस्ट में बहुत सारे ज्ञान बिंदु का प्रैक्टिस सेट में अपलोड किया। और फिर देखिए, जीके जीएस कभी आपका चेंज नहीं होता है, ये फिक्स रहता है कि अगर बाबर ने किसके साथ युद्ध किया, अकबर ने कब युद्ध किया, तो ये सब आपको फिक्स रहता है, ये सब चेंज नहीं होता है। तो प्लीज़ आप उसे भी जाके देखिए, बहुत ही डिस्कशन के साथ मैं डेली प्रैक्टिस सेट भी अपलोड किया हूँ, तो प्लीज़ आप उसे भी जाके देख सकते हैं, आपके एग्जाम पॉइंट से बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा एक्स्ट्रा के मेहनत के लिए। और ये तो आपको मैं डेली आपको करवाऊंगा, ठीक है, तो आप इसे भी जरूर देखिएगा। अगला क्वेश्चन है आपका 63 नंबर, कि ब्रिटिश सरकार के किस अधिनियम ने सबसे पहली बार भारत में शिक्षा के लिए 1 लाख रुपए दिए थे? किस अधिनियम के तहत? ये याद रखिएगा, तो 1813 के चार्टर एक्ट के तहत कहा गया था कि भारत में शिक्षा के लिए प्रति 1 लाख रुपए दिए जाएंगे। अगला 64 नंबर, की 1773 के अधिनियम द्वारा कलकत्ता में कब सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना की गई थी? तो 1774 में, 1774 में कलकत्ता में एक सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना की गई थी। और याद रखना, जब सर्वोच्च न्यायालय की कलकत्ता में स्थापना किया गया था, तो उसके प्रथम मुख्य न्यायाधीश थे सर एलिजा इम्पे। याद रखिए, सर एलिजा इम्पे जो थे इसके प्रथम मुख्य न्यायाधीश थे। अगला क्वेश्चन है आपका, कि किस अधिनियम द्वारा मद्रास एवं बंबई के गवर्नर बंगाल के गवर्नर जनरल के अधीन हो गए थे? तो किसके तहत हो गए थे? तो याद रखिएगा, ये हुए थे 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के तहत।
याद रखिएगा 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के तहत मद्रास एवं बम्बई के गवर्नर को बंगाल के गवर्नर जनरल के अधीन हो गए थे। और याद रखिएगा ये 1773 का जो रेगुलेटिंग एक्ट है ना, 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट से में क्वेश्चन आया था कि इसके प्रधानमंत्री कौन थे। 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के समय ब्रिटिश के प्रधानमंत्री कौन थे, तो लॉर्ड नॉर्थ। याद रखिएगा लॉर्ड नॉर्थ थे, लॉर्ड नॉर्थ, याद रखिएगा लॉर्ड नॉर्थ थे, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अगला क्वेश्चन अगर हम बात करते हैं क्या 66 नंबर की 1784 के अधिनियम पारित होने के समय ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कौन थे। देखिए इस टाइप का क्वेश्चन फ्रेंड्स आपके एग्जाम में आता है, इसीलिए मैंने आपको बताया हूँ। ठीक है, तो देखिए 1784 के अधिनियम पारित होने के समय ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कौन थे, तो ब्रिटेन के प्रधानमंत्री थे विलियम पीट थे, याद रखिए विलियम पीट थे। और 1773 के अधिनियम पारित होने से ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कौन थे, लॉर्ड नॉर्थ थे। ठीक है, दोनों क्वेश्चन मैं यहाँ पे क्लियर कर दिया हूँ। अगला क्वेश्चन है आपका कि किस अधिनियम के तहत ब्रिटिश संसद ने चाय और चीन के साथ व्यापार को छोड़कर ईस्ट इंडिया कंपनी के भारत के साथ व्यापारिक एकाधिकार को समाप्त कर दिया था। किस अधिनियम के तहत, तो याद रखिएगा 1813 के चार्टर एक्ट के तहत क्या हुआ था कि ब्रिटिश संसद ने चाय और चीन के साथ व्यापार को छोड़कर ईस्ट इंडिया कंपनी के भारत के साथ व्यापारिक एकाधिकार को समाप्त कर दिया गया था। अगला 68 नंबर की किस एक्ट के तहत बंगाल के गवर्नर जनरल को संपूर्ण भारत का गवर्नर जनरल बना दिया गया, तो किस एक्ट के तहत बना दिया गया, तो 1833 के एक्ट के तहत क्या हुआ था कि बंगाल के गवर्नर जनरल को संपूर्ण भारत का गवर्नर जनरल बना दिया गया। तो फ्रेंड्स आप कमेंट करके बताइएगा कि भारत के प्रथम गवर्नर जनरल कौन थे, तो कमेंट करके आप जरूर बताइएगा। मैं देखता हूं कि आपको अगर पता है तो आप कमेंट जरूर करके बताइएगा। अगला क्वेश्चन है आपका कि देखिए भारत का प्रथम गवर्नर जनरल, देखिए यहाँ पे अभी आपको मिल भी गया, भारत के प्रथम गवर्नर जनरल कौन थे, तो विलियम बेंटिंग। याद रखिएगा कौन थे, तो विलियम बेंटिंग थे। भारत के प्रथम गवर्नर जनरल कौन थे, तो विलियम बेंटिंग थे प्रथम गवर्नर जनरल। अगला क्वेश्चन है, तो फ्रेंड्स आप लोग कमेंट करके ये बताइए कि भारत के प्रथम वायसराय कौन थे, वायसराय। अगला क्वेश्चन है 70 नंबर कि गवर्नर जनरल की परिषद में एक कानूनी सदस्य को शामिल किया था, सर्वप्रथम कानूनी सदस्य के रूप में किसे नामित किया था, तो ये जो नामित किया था लॉर्ड मैकाले को, लॉर्ड मैकाले को प्रथम कानूनी सदस्य के रूप में नामित किया था। अगला है 71 नंबर की भारत में कितनी शास्त्रीय भाषा हैं। देखिए फ्रेंड्स अगर हम बात करते हैं ना, देखिए दो तरह से आपको क्वेश्चन एग्जाम में आ सकता है कि भारत में कितनी शास्त्रीय भाषा है। देखिए शास्त्रीय भाषा क्या होता है ना कि ये जो भाषा है वो संस्कृति मंत्रालय के द्वारा मतलब कि जारी किया जाता है। और देखिए लगभग भाषा का जो इतिहास ना 1500 से 2000 ईस्वी पुराना होना चाहिए ये भाषा, उसको हम शास्त्रीय भाषा कहते हैं। ठीक है, ये भी आप लोग ध्यान रखिएगा। अगर हम बात करते हैं कि वर्तमान में शास्त्रीय भाषा की संख्या, ये डेट 11 है, वर्तमान में शास्त्रीय भाषा की संख्या कितनी है, 11 है। लेकिन इससे पहले आपके 6 शास्त्रीय भाषा थी, 6 शास्त्रीय भाषा थी। उसका मैं नाम आपको बता रहा हूँ। सबसे पहले आपका तमिल हो गया, उसका संस्कृत हो गया, उसके बाद आपका हो गया तेलुगु हो गया, कन्नड़ हो गया, मलयालम हो गया, उड़िया हो गया। ये आपका 6 जो है आपके शास्त्रीय भाषाएं हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको लिख लीजिए। 6 आपके शास्त्रीय भाषा कौन सा है, तो तमिल हो गया, दूसरा आपका हो गया संस्कृत, तीसरा हो गया आपका तेलुगु, चौथा हो गया आपका कन्नड़, ठीक है, पांचवा हो गया मलयालम और छठा हो गया आपका उड़िया। अगर हम बात करते हैं क्या, देखिए सबसे पहले ये भी क्वेश्चन आता है कि सबसे प्राचीन आपका शास्त्रीय भाषा क्या है, तो तमिल है, तमिल जो 2004 में। सबसे पुराना कौन है, तो तमिल है जो 2004 में आया था, तमिल 2004 में सबसे पहला शास्त्रीय भाषा तमिल है जो 2004 में इसका हुआ था, इसका भाषा का, ठीक है ना, शास्त्रीय भाषा का दर्जा दिया गया था 2004 में। देखिए अगर हम बात करते हैं क्या, एक ट्रिक है इसका, ये शास्त्रीय भाषा को याद करने का एक ट्रिक है, आप लोग याद कर लीजिएगा। देखिएगा या ट्रिक क्या है फ्रेंड्स, आपको मैं बता देता हूँ। ट्रिक है आपका कि मील, देखिएगा क्या आपका मील से तेल कमाओ, मील से तेल कमाओ, मील से तेल कमाओ। तो देखिए मी से आपका हो जाएगा आपका तमिल, ठीक है, से हो जाएगा संस्कृत, से क्या हो जाएगा संस्कृत, ठीक है, तेल से हो जाएगा तेलुगु, ठीक है, और क से हो जाएगा कन्नड़, म से हो जाएगा मलयालम और कमाऊ ऊ से हो जाएगा आपका उड़िया। ये भी आप लोग ध्यान रखिएगा, ठीक है, मील से तेल कमाऊ, अपडेट इसको लिख सकते हैं, मील से तेल कमाऊ। देखिए अगर हम बात करते हैं क्या, अभी 2024 में, हाल ही में 2024 में क्या हुआ था कि 5 शास्त्रीय भाषा को और जोड़ा गया था। उसका नाम लिख लीजिएगा। पहला आपका है 5 जो शास्त्रीय भाषा, उसका नाम क्या है, तो 5 है आपका जो 6 हो गया, 7वां आपका है प्राकृतिक हो गया, पाली हो गया, मराठी हो गया, असमिया हो गया और बंगाली हो गया। 2024 में ये 5 शास्त्रीय भाषा को जोड़ा गया था, ये ध्यान रखिए। तभी टोटल 11 शास्त्रीय भाषा है। उम्मीद कर रहा हूँ कि मैं आपको इस पॉइंट को समझा
पा रहा हूँ, क्योंकि आप समझ रहे हैं कि ये बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ से क्वेश्चन बनते हैं, ध्यान रखिएगा। अगर हम बात करते हैं कि भारत का सबसे प्राचीनतम नृत्य माना जाता है, तो देखिए अगर हम बात करते हैं फ्रेंड्स, अब देखिए ये तो हो गया आपका भाषा, अब आते हैं नृत्य पे। तो देखिए अगर हम बात में वर्तमान में बात करते हैं ना, तो हमारा जो 8 जो है ना वो शास्त्रीय नृत्य है। शास्त्रीय नृत्य कितने हैं? तो 8 है, 8, ठीक है ना। अब देखिए सबसे पहले कौन है? भरतनाट्यम, दूसरा है आपका मोहिनीअट्टम, कथकली, मणिपुरी, कुचिपुड़ी, ओडिसी, कथक और सत्रिया। अब देखिए अगर हम बात करते हैं भरतनाट्यम की, तो भरतनाट्यम जो है वो तमिलनाडु में होता है, ठीक है, जो सबसे पुराना नृत्य है भरतनाट्यम। अगर बात करें तो मोहिनीअट्टम होता है आपका केरल में, कथकली की बात करें तो कथकली भी क्या होता है? केरल में होता है। मणिपुरी बात करें तो मणिपुरी में, कुचिपुड़ी आंध्र प्रदेश में होता है, ओडिसी उड़ीसा में होता है, कथक आपका उत्तर भारत यानी कि उत्तर प्रदेश भी बोल सकते हैं, उत्तर भारत भी बोल सकते हैं। कथक जो होता है ना, कथक देखिए कथकली और कथक में कन्फ्यूजन मत होइएगा। कथक होता है आपका उत्तर प्रदेश में, उत्तर भारत में, और कथकली जो होता है आपका केरल में होता है। और सत्रिया, ये याद रखिएगा, सत्रिया जो होता है ये आपका क्या है? असम में होता है। और याद रखिएगा सत्रिया जो है ना, सत्रिया ये भारत का सबसे नवीनतम नृत्य कौन है? तो सत्रिया है, सत्रिया जो असम में होता है। और सबसे प्राचीनतम कौन है? तो भरतनाट्यम है, जो तमिलनाडु में होता है। ये ध्यान रखिएगा, ये कुछ एक्स्ट्रा फैक्ट है आप लोगों के लिए, ठीक है। 73 नंबर कि भारत में कितने शास्त्रीय नृत्य है? तो देखिए अभी मैंने आपको बताया कि भारत में जो शास्त्रीय नृत्य है वो 8 है, और सबसे प्राचीन आपका भरतनाट्यम है जो तमिलनाडु में है, ठीक है। कन्नड़ एवं तेलुगु का शास्त्रीय भाषा का दर्जा कब दिया गया? देखिए कन्नड़ और तेलुगु को ना 2008 में शास्त्रीय भाषा का दर्जा दिया गया था, 2008 में याद रखिएगा, ठीक है। और अगला क्वेश्चन है हमारा अंतिम क्वेश्चन कि मणिपुरी शास्त्रीय नृत्य में प्रायः किस भगवान के कथा प्रसंगों का चित्रण है? मणिपुरी शास्त्रीय नृत्य में, तो याद रखिएगा इसमें जो आपका राधा और कृष्ण का ये भगवान की कथा का प्रसंग की व्याख्या किया गया है। तो देखिए फ्रेंड्स यहाँ पे जो था ये आपका डेली होमवर्क सीरीज का डे 1 था, और बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था। प्लीज़ पीसीएस मेकर चैनल से जुड़ जाइए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मैं डेली आप लोगों के लिए, बहुत दिनों से मैं वीडियो अपलोड नहीं कर रहा था, लेकिन फ्रेंड्स मैं आप लोगों के लिए फिर से ये वीडियो अपलोड करूंगा। तो प्लीज़ पीसीएस मेकर चैनल से जुड़ जाइए, और डेली मैं आपको अंत में होमवर्क सीरीज दूंगा। तो देखिए फ्रेंड्स आज का होमवर्क क्या है डे 2 का। देखिए डे 1 का जो होमवर्क था यहाँ पे फ्रेंड्स, देखिए डे 1 का होमवर्क जो था आज होमवर्क ये कंप्लीट हो गया है, तो आप इसको देख लीजिएगा, मैं पीडीएफ भेज दूंगा। और देखिए फ्रेंड्स डे 2 का आप होमवर्क देख सकते हैं। देखिए सबसे पहले करंट अफेयर्स परीक्षा मंथन का पेज नंबर 11, 12, 13 को पढ़ना है आज। उसका क्वेश्चन बैंक जो आपका ज्ञान बिंदु जीएस एकेडमी का जो क्वेश्चन बैंक न्यू एडिशन, उसका सेट नंबर 1 का 51 से 100 तक पेज को पढ़ना है। उसके बाद फिजिक्स में यूनिट एंड डायमेंशन पढ़ना है। केमिस्ट्री में आपका क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर यानी कि पदार्थ की अवस्था पढ़ना है। सेल कोशिका पढ़ना है बायोलॉजी में। और इकोनॉमिक्स में क्वेश्चन बैंक नंबर 225 से 228 पेज नंबर को पढ़ना है, ठीक है फ्रेंड्स। तो ये आपका डे 2 का होमवर्क था, तो प्लीज़ आप होमवर्क को नोट डाउन जरूर कर लीजिएगा। और मैं डेली आप लोग के लिए ऐसे ही होमवर्क प्रोवाइड करूंगा। इसका मैं पीडीएफ आपके यूट्यूब चैनल पे अपलोड तो कर ही रहा हूँ, साथ में आपको मैं टेलीग्राम पे भी ज्वाइन कर दूंगा। तो प्लीज़ पीसीएस मेकर चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मैं फिर से एक बार बोल रहा हूँ, और नए होंगे तो आप वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक जरूर देखिएगा, और वीडियो को शेयर भी जरूर कीजिएगा, ठीक है फ्रेंड्स। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय, जय हिंद दोस्तों।